नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, बिहार का चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। चूंकि कल ही छठ का पर्व समाप्त हुआ और कल ही महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और इस संकल्प पत्र को मैंने निकाला है, चलो बिहार बदले बिहार। इसकी जो मुख्य बातें हैं आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से महागठबंधन के अंदर बिहार के चुनाव को लेकर रस्साकसी मची हुई थी, उसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव लगातार इंतजार करते रहे कि उनको सीएम फेस घोषित करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने आकर के उनको बाद में सीएम फेस घोषित किया और जिस दिन नामांकन की अंतिम तिथि थी उस दिन तक सीटों पर जाकर समझौता हुआ और ये घोषित हुआ कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो ये महागठबंधन की स्थिति है और जिस प्रकार से इस संकल्प पत्र को जारी किया गया, हालांकि ये मैंने कांग्रेस के पोर्टल से डाउनलोड किया, इसलिए इसमें आपको राहुल गांधी की फोटो भी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मुख्य बात को अगर आप देखेंगे तो इसमें तेजस्वी यादव को प्रमुखता से दिखाया गया। साथ ही साथ इसमें जो बातें की गई है आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और क्या वाकई में तेजस्वी यादव ने जो इस संकल्प पत्र में कहा है या बड़े बड़े वादे जो रैलियों में कर रहे हैं वो कैसे पूरा होगा, किस प्रकार से इसे किया जाएगा या फिर से चुनाव जीतने का एक स्टंट मात्र साबित होगा। दोनों ही ओर से लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि एनडीए का भी घोषणा पत्र 30 तारीख को आ जाएगा। तो इस जो बातें इसमें की गई है उन्हीं बातों को आज चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि इसमें पॉइंट नंबर 1 पे कहा गया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है ये होना उतना ही मुश्किल है, या इसको सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप केंद्र और देश के सभी राज्यों को जोड़ देते हैं तो उसमें जो सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं उनकी कुल संख्या 1,40,00,000 है। और आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि जो बिहार का बजट है वो 3,17,00,000 का बजट है। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है। अगर और ये भी बात बता दूं कि बिहार सरकार के जो सरकारी एम्प्लॉय हैं वो भी करीब करीब 40 लाख के आसपास मात्र। 13 करोड़ बिहार की आबादी है। अगर एक घर में 5 लोगों का परिवार होता है, इसके हिसाब से भी आप डिवाइड कर देते हैं तो करीब करीब 2,60,00,000 नौकरियां बनती और उसमें से 45 लाख लोग यहाँ पे कार्यरत है सरकारी नौकरियां। तो 2,60,00,000 लोगों को नौकरी के लिए अगर ऑन एन एवरेज 25,000 30,000 की नौकरी भी देते हैं तो बिहार का सालाना बजट कम से कम अभी के वर्तमान बजट का 5 गुना होना चाहिए, यानी कि करीब करीब 15 लाख करोड़ का बजट होगा। तब जाकर वो इतनी नौकरियां दे पाएंगे और उनकी मंथली सैलरी जा पाएगी। अब इसके अलावे जो सरकार के कार्य होते हैं जिसमें
डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, हॉस्पिटल है, बाकी चीजें हैं, इन अगर सारी बातों को देख लें तो इसका डेवलपमेंट कहां से होगा ये भी बताना चाहिए तेजस्वी यादव को। साथ ही साथ अगर हम उनकी बातों को मान लेते हैं तो इन्होंने जो घोषणा की और आज भी चुनावी सभाओं में ये इस बात को दोहरा रहे हैं कि आप एक बार विश्वास कीजिए, बिहार का बेटा है, 20 महीने में मरते दम तक इसको पूरा करेगा। भैया कहां से करोगे, क्या ब्लूप्रिंट है, कहां से, कैसे आप पैसे, रिसोर्सेस आपके पास क्या है? जब आप इस बातों को घोषणा करते हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि सरकार के रेवेन्यू कैसे जनरेट होंगे, इसके बारे में भी अगर आपके पास ब्लूप्रिंट है तो जब आप ये संकल्प पत्र जारी कर रहे थे उससे पहले आपको अपना ब्लूप्रिंट जारी करना चाहिए था कि सरकार के खजाने में ये पैसा कहां से आएगा, कैसे बिहार का डेवलपमेंट होगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, इन सारी बातों को ध्यान में। तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ लोगों तक वोट के लिए लुभाने की राजनीतिक के तौर पे ही आप देख सकते हैं, ये होना नामुमकिन है। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु जिसमें सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा तथा 2 वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों में निष्पादन हेतु प्रतिमाह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जीविका कैडर के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपने नीतीश कुमार जी को भी करते हुए सुनी है, लेकिन घूम फिर करके सारे आंकड़े पैसों के खेल पे आता है। वो कहां से आएगा जब आप 2 करोड़ 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आपको उस फंड कहां से आएगा जब वो ही नहीं पता है तो बाकी जितनी भी चीजें आप इसमें एड ऑन कर रहे हैं, चाहे वो 30,000 रुपये करने की बात हो, अलग अलग संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात हो, ये पॉसिबल नहीं लगता। इन्होंने आगे कहा तीसरे पॉइंट में सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए। बस ऐसा है, सरकार अपने कार्य को करने के लिए जिनके जो स्किल्स है उसके आधार पर उनको मानदेय देती है, क्योंकि ये संविदाएं इसलिए बहाल होती है। मान लीजिए कि आप 5 रोटी खाते हैं, आपके पास पैसे कम है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको 2.5 रोटी 3 रोटी भी मिल रही है तो आप काम चला सकते हैं। आपको मिलनी चाहिए 5 रोटी, लेकिन उसको सरकार पूरा करने में असमर्थ है, तो कहीं ना कहीं आप उसको कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से करना संभव नहीं है। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। लघु और मध्य उद्योग समूह को वित्तीय एवं कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी। प्रदेश में 2,000 एकड़ के एजुकेशनल सिटी इंडस्ट्री क्लस्टर्स, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। मत्स्य पालन एवं पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये तमाम सारी बातें नीतीश कुमार ने की है। इसमें जो एक चीजें नहीं दिखी वो ये ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये कांग्रेस का एजेंडा रहा है। जहां जहां भी उनकी सरकार रही उनको लगा कि ये किया जा सकता है और ये इनके इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। यह भी संभव नहीं। माई बहन मान योजना के तहत महिला को 1 दिसंबर से प्रतिमाह 2,500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले 5 वर्षों तक महिलाओं का प्रतिवर्ष 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे साल के हिसाब से, उन्होंने ये बताया। साथ ही हमारी सरकार बेटी और माई योजना लाएगी जिससे बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशनल, ट्रेनिंग एवं इनकम की व्यवस्था होगी तथा माताओं के लिए मकान, अन्य एवं इनकम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा एवं वृद्धजनों को 1,500 मासिक पेंशन दी जाएगी जिससे हर 200 की वृद्धि की जाएगी। दिव्यांगजनों को 3,000 मासिक पेंशन देगी। ये काम ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ने 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। या इस से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं थी
हर योजना में बढ़ोतरी की गई और उसी योजनाओं को महागठबंधन ने थोड़ा और ज्यादा बढ़ाकर इसमें शामिल किया। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। नीतीश कुमार ने 125 किया है तो इन्होंने 200 किया। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का उच्च स्तरीय प्रयास होगा। अब इसको इस प्रकार से समझना आवश्यक है दोस्तों। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, जब आप कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए आप छोटे छोटे लोन लेते हैं और जब आप फॉर्म को साइन करते हैं उसमें सारी डिटेल्स दी जाती है और निश्चित तौर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, क्योंकि ये लोन कम अमाउंट का होता है, कम अवधि के लिए होता है, तो निश्चित तौर पे उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ब्याज दर आपसे ज्यादा लिया जाता है। फायदा आपको ये होता है कि आज के डेट में जो 15,000 20,000 की नौकरी करते हैं वो भी 50,000 लाख रुपए का कोई भी सामान खरीदना हो, कोई काम करना हो तो वो इसके बदले आसानी से कर पाते। अब ये तो होगा नहीं कि आपको 20,000 का लोन वो 20,000 100 रुपए इंटरेस्ट के साथ लेगा। निश्चित तौर पे वो चाहेगा कि 21,000 22,000 तक उसको रिटर्न मिले, तभी तो वो आपको लोन दे रहा है। तो इनकी ब्याज दरों को निर्धारित करने का काम ये निश्चित तौर पर संभव नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि प्रताड़ना की जो बात होती है, जब आप किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो उसके सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन उसमें निहित होते हैं। आप उसको कितना देखते हैं, कितना समझते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि इतने जगह पे डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर होते हैं कि आप एक एक बिंदुओं को पढ़ते ही नहीं है। आपको सिर्फ बोला जाता है आप यहां साइन करो, यहां साइन करो, यहां साइन करो, यहां साइन करो। लोग आसानी से साइन करते हैं और बाद में जब डिफॉल्टर बनते हैं तो वही उनको लगता है कि ये चीज मेरे साथ गलत हो रहा है, ये चीज मेरे साथ गलत हो रहा है। दूसरी बात, सहारा इंडिया के निवेशकों को लेकर जो बातें की जा रही, ये राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। इस पर केंद्र सरकार एक सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रही है और ये पेचीदा मामला है, ये धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इसमें तेजस्वी यादव चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा और परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रोजगार में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। ये बातें नीतीश कुमार ने की है। अब बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में फॉर्म शुल्क को लेकर। अगर आप शून्य चार्ज लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप किसी एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, उनके जो संसाधन जरूरी होते हैं उसकी फुलफिल आप कैसे कर सकते हैं, यह भी इसके साथ आपको बताना चाहिए। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र तक आने जाने की मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करेंगे। वो यात्राएं क्या होगी? क्या वो ट्रेन की यात्रा को लेकर के कह रहे हैं? क्या वो बस की यात्रा को लेकर के कह रहे हैं? कोई जो निजी वाहन चलाते हैं उसमें सवार हो जाएंगे, उसको लेकर के कह रहे हैं? और ये किसी भी तरीके से अगर आप चाहें तो ये फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने आगे कहा, प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य सेवाओं को कर्मियों को गृह जिला में 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण पर तैनाती से संबंधित सुसंगत नीति बनाई जाएगी। राज्य के सभी वित्त रहित संबंध महाविद्यालयों को वित्त सहित महाविद्यालय का मान्यता देने हेतु प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को सरकार वित्त सहित महाविद्यालयों को समान वेतन भत्ता प्रदान करना है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों को खरीद की गारंटी दी जाएगी तथा मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मंडियां खोली जाएगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा। इस पर केंद्र और राज्य हमेशा से काम करते आ रहे हैं। इन योजनाओं पे कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 25 लाख तक का मुफ्त बीमा स्वास्थ्य
और जिला स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा, ये सब उनमें कही गई। मनरेगा में मौजूद 255 दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 किया जाएगा, 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 किया जाएगा। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति 200 छात्र छात्रवृत्ति के लिए विदेश भेजा जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण को 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि जब वो सत्ता में थे तो 50% जब जातिगत गणना हुई थी उसमें केंद्र सरकार को यह भेजा गया था या नहीं गया था, और क्या कुछ हुआ ये कोर्ट के विचाराधीन है और ये संभव नहीं हो सकता। लोग तमिलनाडु का एग्जाम्पल देते हैं कि तमिलनाडु में हुआ, और तमिलनाडु में किस प्रकार से कराया गया है कांग्रेस के शासनकाल में, ये सब कोई जानते हैं, और उसके अंदर क्या विसंगतियां हैं वो भी भली भांति से वाकिफ। इसलिए इस मामले में कहना और करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए इसके अंदर 20% का आरक्षण की बात हो रही है, पिछड़ों के लिए 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति 15-16 से बढ़ाकर 20, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुमानित बढ़ोतरी की सुनिश्चित है। हमारी सरकार, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी, है ना। ये बातें अगर तेजस्वी यादव कहते हैं, इसे सुनकर आपको कैसा महसूस होता है, ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूं। इसमें मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। साथ ही साथ इसमें एक बात और कही गई, अधिकार क्षेत्र में पुलिस अधीक्षकों थानेदारों के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाए, है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी पुलिस कर्मी को वो किस प्रकार से ड्यूटी करेगा, क्या ये भी तेजस्वी यादव बताएंगे? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो एक बात कही गई है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वक्फ संशोधन अध्ययन पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए उसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा, है ना। ये सभी को पता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल पास हो चुका है, उस पे राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर हो चुका, और अब ये कानून केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून है, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री की ये हैसियत नहीं है कि वो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कानून बना सके, कोई काम कर सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो वक्त कानून को फाड़ कर फेंक देंगे। उनके एमएलसी कहते फिर रहे थे कि जो ये कानून लाए हैं उनका हम हिसाब लेंगे, और बाद में कैमरे पर माफी मांगते हुए दिखाई दिए। इनको अपनी हैसियत तुरंत समझ में आ गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ गोलबंद करने की एक साजिश है मुसलमानों के वोटों को, कि हमने तो कुछ किया नहीं, तो कम से कम इसी प्रकार से कहकर कुछ किया जाए, है ना। इसके अलावा भी कई सारे बातें की गई। लेबर गणना कराएंगे ताकि हमारे श्रमवीर भाइयों को हर महीना आर्थिक मदद कर सके, उनके लिए स्किल ट्रेनिंग करा सके। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक विभाग स्थापित किया जाएगा जो केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्पित होगा। एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें प्रवासियों के नाम, पते, पैसे और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज किए जाएंगे ताकि उनके कल्याण के बढ़ावा दिया जा सके। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, लुधियाना में विशेष रूप से बिहार मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करेंगे। इस तरह की पोर्टल की शुरुआत केंद्र सरकार ने ऑलरेडी की थी, और ये एक अच्छी शुरुआत होगी किसी के भी विजन में, क्योंकि
आपको हर तरह के लोग, स्किल के लोग दिखाई देते हैं। कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं होती है जो यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस कई सारे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ नंबरों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि उनका डेटाबेस पूर्ण रूप से डाला हुआ रहेगा, तो इस देश की कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, जिनमें अगर उनका सही प्रोफाइल पहुंचता है तो उनके समकक्ष तो नहीं, लेकिन जिनकी जो कैपेबिलिटी उसके हिसाब से उनको निश्चित रूप से जॉब मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा दिया जाएगा। ये बात उन्होंने की है। पीडीएस जन प्रणाली वितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा समाप्त की जाएगी। नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुफ्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। ये पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति है, जिसमें ईबीसी वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा दिव्यांग भाई बहनों की बेहतरीन सुविधाओं, सुनहरे भविष्य तथा सरल एवं सुखी जीवन के लिए दिव्यांग विकास कार्यक्रम, इस तरह की चीजों को किया गया है। ये जो बातें यह इस संकल्प पत्र में दोहराया गया है, और अगर इसका ब्लूप्रिंट दिया जाता तो लोगों को होता, लेकिन ये पूरी तरह से वोट के लिए किया गया, सोचा समझा सिस्टम के हिसाब से ये बनाया गया संकल्प पत्र। इसमें जितनी भी योजनाएं, चाहे अभी के वर्तमान एनडीए सरकार में और जो अभी डेवलपमेंट नीतीश कुमार जी ने किया है, और जो ये किए, अभी इनका आरोप होता है कि नकलची सरकार है। मतलब एनडीए तेजस्वी यादव को पहले से सारा चीज पता है, लेकिन ये नहीं कोई बताता कि ये रोजगार कहां से पैदा होगा, इसके लिए फंड कहां से आएंगे। आज इंडी गठबंधन के नेता जब गांव में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया 3 करोड़ नौकरी बोले हो, कहां से दोगे, पैसा कहां से लाओगे। इसका जवाब इन नेताओं के पास झूठ नहीं रहा है, और ये भागते फिर रहे हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है? आप इस संकल्प पत्र के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये पूरे हो सकते हैं? इसके बारे में आप भी अपनी राय जरूर दें और बताएं आप क्या कुछ सोचते हैं। अगर आपको कंटेंट फैक्ट्स एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।